Assalamu alaikum dear students, welcome to Introduction to Bioinformatics class. So we have started our new series, that is Introduction to Genome Sequencing, and this is our lecture number 20. Before we should move ahead, we should look into the recap what we have done previously. In the previous examples, or we can say that we have studied about what is genome sequencing कैसे होती है, और उसको हम जो सीक्वेंसेस हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं वो कुछ सीक्वेंसेस मशीन्स होती हैं, उनके थ्रू जो है हम उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. एंड वी हैव लर्न अबाउट द एक्सप्लोडिंग जीनोम प्रॉब्लम, जो न्यूज़पेपर के एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था, और उसके बाद फिर हमने इसको जीनोम प्रॉब्लम के साथ मैप किया था कि हम जीनोम प्रॉब्लम में किस तरीके से जो है इन सीक्वेंसेस को एनालाइज करते हैं. और इसके अलावा हमने इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखा था कि हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. इनके लिए हमने डिफरेंट सर्चिंग सीक्वेंस अलाइनमेंट सीक्वेंस सर्चिंग के एल्गोरिथम्स को देखा, और उनके जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं उनके कंपैरिजंस के बारे में बात की. फिर हमने देखा कि इनको हम अलाइनमेंट एंड सर्चिंग जो अलाइनमेंट और सर्चिंग सीक्वेंस सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं उन पर हम किस तरीके से जो है उनको हमें किस तरह से अंडरस्टैंड करना होता है, उससे हमें क्या किस तरह से रिजल्ट्स जो है वो गेट करने होते हैं. फिर हमने डिफरेंट उसके बेनिफिट्स और पिटफॉल्स की बात की कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स जो हैं उनका कंपैरिजन करते हैं. फिर हम उन मेथड्स को में से ये देखते हैं कि इसमें सबसे बेनिफिशियल कौन सा, फिर उसमें क्या पिटफॉल्स है, क्या चैलेंजेस है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. एंड फिर हमने अलाइनमेंट के बारे में देखा कि अलाइनमेंट किस तरह हमें जो है हेल्पफुल होती है हमें फंक्शन एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्ट्रक्चर शेप को अंडरस्टैंड, प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर और शेप्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए. फिर उसकी लोकेशन जो है, प्रेफर्ड लोकेशन किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की कहाँ से है, और उसमें हम म्यूटेशंस का पता चलता है कि कौन सी पोजीशन पर जो है वो हमें आइडेंटिफाई करके बताता है. फिर स्टेबिलिटी है या नहीं है, यानी कि वो स्टेबल है या वो उसके अंदर चांसेस हैं डिजीज़ कॉजिंग या एवोल्यूशनरी म्यूटेशन कॉजिंग वो है या नहीं है. फिर हमने ये भी देखा कि वो जो ओरिजिन ऑफ जीन है वो पर्टिकुलर किस ऑर्गेनिज्म से है, और ऑर्गेनिज्म के किस ऑर्गेनल से है, और उस कौन से प्रोटीन में है. ओके, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 20 in which we will see what is the similarity versus homology. अच्छा, सिमिलैरिटी के बारे में हमने बात की थी पहले भी कि सिमिलैरिटी बेसिकली क्या रेफ़र करती है, लाइकनेस को, या किसी परसेंटेज किसी स्पेसिफिक परसेंटेज हो सकती है, 20%, 30% या 50% या 90% सिमिलैरिटी किसी दो सीक्वेंसेस के दरमियान हो सकती है. इन अदर केस होमोलॉजी ओनली रेफर्स टू शेयर्ड एंसेस्ट्री, या वो एंसेस्ट्री का मतलब कि वो किसी उसका जो कॉमन एंसेस्टर होना लाजमी है होमोलॉजी के केस में, यानी कि जो आपके पास दो सीक्वेंसेस हैं उनका आपस में क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए, मस्ट बी. एंड वो कैसे रिलेशनशिप शो करेंगे कि उनका एंसेस्टर जो है वो सेम है, ठीक है. इसी तरह से हम ये बात करते हैं कि सिमिलैरिटी ऑफ सीक्वेंसेस यूजुअली मींस शेयरिंग आ स्टैटिस्टिकल मेजर्ड नंबर ऑफ बेसिस और अमाइनो एसिड्स. कि हम जो सिमिलैरिटी है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम उसकी स्टेटिस्टिकली जो है मेजर कर रहे होते हैं कि इसके नंबर ऑफ़ सीक्वेंसेस इतने हैं या अमाइनो एसिड प्रोटीन के केस में कितने हैं, ठीक है. इतने लाइक हम वो जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होता है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इतने % जो है वो हमारा सिमिलैरिटी सीक्वेंसेस हैं, ठीक है. इसी तरह होमोलॉजी के केस में क्या है कि टू सीक्वेंसेस आर होमोलोगस, दो सीक्वेंसेस तब होमोलोगस होंगे जब उनके दरमियान जो है एंसेस्ट्रल सीक्वेंस जो है वो कॉमन होगा, ठीक है. उनका कोई ना कोई सीक्वेंस जो है वो सेम एंसेस्टर से आ रहा होगा, तो तब हम उन दो सीक्वेंसेस को कहेंगे होमोलोगस है, ठीक है. अच्छा, थर्ड इसके अंदर जो बात बताई जा रही है कि सिमिलैरिटी डज नॉट नेसेसरली एम्प्लॉय होमोलॉजी, कि सिमिलैरिटी में ज़रूरी नहीं है कि वो होमोलोगस हों, ठीक है. लेकिन होमोलॉजी ऑफन एम्प्लॉय सिमिलैरिटी मीन्स दैट कि होमोलॉजी अगर दो सीक्वेंसेस होमोलोगस हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि उनका इंसेस्टर सेम है. तो इस तरह भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें क्या है कि हमारे पास जो उसका सीक्वेंस है उनके दरमियान कुछ ना कुछ पोर्शन में भी सिमिलर होगा, ठीक है. तभी तो वो किसी होमोलोगस एक इंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं. तो दैट डिपेंड्स, ठीक है. नोट दैट स्ट्रक्चरल
बट नॉट सीक्वेंस, कि स्ट्रक्चर उसका सेम हो सकता है लेकिन हो सकता है सीक्वेंस जो है वो यूनिक हो, डिफरेंट हो। सिमिलरिटी में अकर, सिमिलरिटी अकर भी कर सकती है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर सिमिलरिटी हो सकती है। लेकिन इसी तरह से आप इस जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है, सिमिलरिटी डज नॉट नेसेसरली एम्प्लॉय होमोलॉजी, कि सिमिलरिटी में ज़रूरी नहीं कि वो होमोलॉजी को एम्प्लॉय कर रही होती है, लेकिन होमोलॉजी जो है वो ऑफन जो है वो अक्सर जो है वो एम्प्लॉय करती है सिमिलरिटी को। अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी वाई मेक अलाइनमेंट्स, हम अलाइनमेंट्स क्यों करते हैं, ठीक है। सिमिलरिटी इज़ अ प्री रिक्विजिट ऑफ होमोलॉजी बिटवीन सीक्वेंसेस, जो हमारे दो सीक्वेंसेस हैं उनके दरमियान अगर वो होमोलोगस है तो उसका जो प्री रिक्विजिट है वो सिमिलरिटी भी हो सकता है, कि अगर ये सिमिलर है, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर वो दो सीक्वेंसेस सिमिलर है तो हो सकता है वो होमोलोगस भी हो, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि होमोलोगस जो है वो उसका जो प्री रिक्विजिट है वो सिमिलरिटी भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं कि होमोलोगस क्या है। होमोलोगस बेसिकली हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि वो कॉमन इंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उनके जो सीक्वेंसेस हैं वो मस्ट बी शेयरिंग अ कॉमन एंसेस्टर। इसके बाद हम क्या बात करते हैं कि सिंस दे इवॉल्व फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल जीन दे हैव सिमिलर सीक्वेंसेस। अच्छा, इसके बाद हमने ये बात की कि अगर तो वो इवॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम सेम एंसेस्ट्रल जीन के साथ, जो सीक्वेंस हमने देखा है वो होमोलोगस है, वो सेम एंसेस्ट्रल जीन से इवॉल्व हुआ है, तो उनका सीक्वेंस का सिमिलरिटी केस भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से हम ये बात बता सकते हैं हाइपोथेसिस, या मतलब हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि सेम सीक्वेंस जो है वो सेम स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या उसका सेम, अगर सेम सीक्वेंस है तो उसका स्ट्रक्चर भी ऑब्वियसली सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम है तो फंक्शन भी सेम होगा। तो इस तरह से हम जो ये स्टेटमेंट्स हम क्रिएट करते हैं तो वो हम किस केस में करते हैं, यूज टू प्रेडिक्ट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर दो प्रोटीन्स जो है वो सेम है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, उनका फंक्शन भी सेम होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होमोलोगस की। उसमें हमारे पास एक आता है ऑर्थोलॉगस और दूसरा आता है पैरालॉगस। ऑर्थोलॉगस जो है वो क्या कहते हैं कि हम मोस्ट होमोलॉगस फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़ के, हमारे पास दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और उनमें से जो नेक्स्ट जनरेशन आई है वो होमोलॉगस है बट वो ऑर्थोलॉगस है, ठीक है। तो वो रिज़ल्ट ऑफ स्पेसिएशन के, यानी कि वो रिज़ल्ट जो है वो दे दिया है कि वो स्पेसिएशन हो चुकी है, उनके दरमियान एवोल्यूशन हो चुकी है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम द कॉमन इंसेस्टर, उनका एक इंसेस्टर कॉमन लाजमी होना चाहिए होमोलॉगस के केस में, लेकिन उसके बाद जो कॉमन इंसेस्टर के बाद जो स्पेसिएशन हुई, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन होगी, उन अगर वो दो डिफरेंट स्पीशीज़ से आ रहे हैं लेकिन तो हम उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोलॉगस है, और वो रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट ऑफ स्पेसिएशन, ठीक है। सेकंड हम कहते हैं पैरालॉग। पैरालॉग का मतलब है पैरेलली जो है वो होमोलॉजी हो रही है, तो वो किस तरह होती है, होमोलॉजी फ्रॉम स्पीशीज़ प्लस सम होमोलॉगस फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़, कि हम ये कह रहे हैं कि पैरालॉग पैरेलल आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो एक सेम स्पीशीज़ से जो है वो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, और इस लेकिन प्लस जो है वो किसी और स्पीशीज़ से भी आ रही है, ठीक है। तो वो सब जब पैरेलल ये चीज़ें इवॉल्व हो रही है, आ रही हैं एक इंसेस्टर से, एक स्पीशीज़ से, सेम स्पीशीज़ से, तो उसको हम कहेंगे पैरालॉगस, ठीक है। तो रिज़ल्ट ऑफ जीन डुप्लीकेशन, उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास सेम स्पीशीज़ हैं लेकिन एक जीन जो है वो मैक्सिमम जो है वो एक्सप्रेस हो रही है, या आप ये कह सकते हैं कि इसको सिंपल तरीके से डुप्लीकेशन के मीनिंग से ही आप समझ सकते हैं कि जीन डुप्लीकेशन मीन्स कि एक जीन जो है वो डुप्लीकेट हो रही है, जो है उसके अंदर उस जीन के अंदर डुप्लीकेशन मीन्स कि वो डबल टाइम एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पैरालॉगस। ऑल ऑर्थोलॉगस एंड पैरालॉगस आर होमोलॉगस। तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि होमोलॉगस जो है वो उनका एक कॉमन इंसेस्टर होना चाहिए, चाहे उसकी कितनी भी जनरेशन्स जो है वो डेवलप हो चुकी हों। इसके बाद ये एक जो है आपके पास स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी, ये हमारे पास आती है ग्राफिकल एग्जांपल है जिसमें हम पैरालॉगस और ऑर्थोलॉगस को हम स्टडी कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ग्राफिकल व्यू से हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास इंसेस्ट्रल जीन है जो मेन इंसेस्टर है, ठीक है। उसके बाद ये उसकी सेकंड फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद ये सेकंड जनरेशन है,
ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में आपके पास ए और बी आ रहे हैं, और ए बी के बाद फिर उसकी ए के बाद हमारे पास A1 और A2 आ रहा है, बी से हमें B1 एंड B2 मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ से, और यहाँ पर इस पॉइंट पे स्पेसिएशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिएशन मीन्स के एवोल्यूशन हो रही है, या चेंजेस आ रही है, स्पेसिएशंस डिफरेंट जो है वो डेवलप हो रही हैं। ठीक है, विद सम चेंजेस या विद सम म्यूटेशंस यू कैन से। तो अब हमने बेसिकली इसमें से समझना क्या है, पैरालोगस और ऑर्थोलोगस। पैरालोगस में हमारे पास A2 एंड B2 क्या है, वो पैरालोगस है। हमने बात की थी सेम स्पीशीज से जो डिसेंडेंट्स हमें मिल रहे हैं वो सेम स्पीशीज से आ रहे होंगे, A1 एंड A2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ऑर्थोलोगस की बात करते हैं तो वो हमारे पास आता है A1 एंड A2, पैरालोगस में हमारे पास A2 और B2 आ रहा है। ठीक है, पैरेलली आ रहे हैं, और A1 से और A2 जो है वो ऑर्थोलोगस है। या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि A1 और B1 आर पैरालोगस। यहाँ पे हमने बात की थी कि सम होमोलोगस फ्रॉम सेम स्पीशीज प्लस सम होमोलोगस फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। समटाइम्स वो एक ही स्पीशीज से आ रही थी, समटाइम वो डिफरेंट स्पीशीज से आ रही होती हैं। ठीक है, तो पैरालोगस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास A1 और A1 एंड B2 है। ठीक है, वो डिफरेंट स्पीशीज से आ रही A और B के से। और जो आपके पास A1 और इस केस में नहीं, इस केस में हम देखते हैं A1 और A2 वो ऑर्थोलोगस है, सेम स्पीशीज से आ रही है। ओके, होमोलोगस इज नॉट द सेम एज सिमिलैरिटी। इसको हम और अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं सम गिवन दीज गिवन स्टेटमेंट्स, कि हम होमोलोगस और सिमिलैरिटी में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। होमोलोगस इज आइदर ट्रू और फॉल्स। होमोलोगस या तो वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके दो ही केसेस हो सकते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब इंसेस्टर की बात आती है तो इंसेस्टर तो एक ही होता है। सो यू कैन से दैट यू कैन नॉट मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो नीचे की तीनों स्टेटमेंट्स हैं, आप ये स्टेटमेंट्स होमोलोगस के केस में नहीं ये वाली स्टेटमेंट्स दे सकते आप। जैसे कि नंबर 1 क्या है, 2 सीक्वेंसेस आर 50% होमोलोगस। ठीक है, इसमें क्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि जो 2 सीक्वेंसेस हैं 50% होमोलोगस है। सेकंड क्या आपके पास आता है कि 2 सीक्वेंसेस शो सिग्निफिकेंट होमोलोगस। आप ये भी नहीं कह सकते कि इनके दरमियान कोई 50% होमोलोगस था या 20% होमोलोगस था या कोई सिग्निफिकेंट होमोलोगस था, तो आप ये नहीं कह सकते। फिर इसी तरह से 2 सीक्वेंसेस शो हाई होमोलॉजी। आप ये भी नहीं कह सकते कि इनके दरमियान बहुत हाई होमोलॉजी है, लेकिन आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये या तो ये होमोलोगस है या नहीं है। जैसे कि एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, जस्ट लाइक यू कैन नॉट से दैट कि दिस वुमन इज़ 50% माई मदर, शी इज़ आइदर योर मदर और नॉट। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये काफ़ी जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि होमोलोगस जो है वो या तो उन सीक्वेंसेस के दरमियान है या नहीं है। तो वो आपका किस केस में होगा, अगर वो कॉमन एंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से सिमिलैरिटी के केस में आप क्या कह सकते हैं, यू कैन से 2 सीक्वेंसेस आर 50% सिमिलर। सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी है उनके दरमियान। ठीक है, 50% सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो बातें काफ़ी अच्छे से क्लियर होगी ये जो हमने होमोलॉजी और सिमिलैरिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट एल्गोरिथम्स जो हैं वो अलाइनमेंट में हमारी हेल्प करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स हैं हमारे पास, तो उसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, जिसमें से हम जो अभी तक हमने अलाइनमेंट के काफ़ी एल्गोरिथम्स किए हैं, बट उसमें से हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एल्गोरिथम यूज़ होता है वो ब्लास्ट का है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट का है, और उसको हमने NCBI पे भी बहुत दफ़ा ट्राई कर चुके हैं। और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, क्लस्टर्ल है और नीडमैन वंशमैन एल्गोरिथम है। इसके अलावा भी आपने डॉट प्रोडक्ट से भी आपने अलाइनमेंट की थी, तो इस तरह के बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट कौन सी हैं,
वो 3 तरह की है, जिसमें 1 to many है, 1 to 1 है और many to many है। 1 to many में आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक सीक्वेंस है, टारगेट सीक्वेंस है, जिसको आप लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आप किसी पर्टिकुलर रीजन पर जाकर जो है वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ब्लास्ट की टूल से भी सर्च कर सकते हैं। उसके हमारे पास कॉम्बिनेशंस जो है वो ह्यूरिस्टिक्स या डायनामिक प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं। और हिस्ट्री को डायनामिक को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ह्यूरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास एक फास्ट अप्रोच है और लेकिन एक्यूरेट नहीं होती है मोस्ट केसेस में। और डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो स्लो है लेकिन एक्यूरेट होती है, ठीक है। आगे एल्गोरिदम्स के जब आप कोर्स लेंगे उसमें आप ह्यूरिस्टिक्स और डायनामिक प्रोग्रामिंग को काफ़ी डिटेल स्टडी करेंगे कि आपके पास किस तरह के ह्यूरिस्टिक्स एल्गोरिदम्स हैं और किस तरह के डायनामिक प्रोग्रामिंग है। तो बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि ह्यूरिस्टिक्स जो है वो फास्ट है बट सम टाइम इन सम केसेस नॉट एक्यूरेट। और डायनामिक प्रोग्राम मतलब जो अगर बहुत बड़ी एग्जांपल है, आपके पास बहुत लार्ज साइज़ का डेटा है अलाइनमेंट के लिए, आपके पास नंबर ऑफ़ सीक्वेंसेस की लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपका प्रोग्राम जो है वो फंक्शनल टाइम एफिशिएंसी नहीं है, तो वो उस केस में किसी वक्त भी एरर दे सकता है, ठीक है। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है कि वो स्लो तो है बट एक्यूरेट भी है वो। तो हमारा जो बायोलॉजिकल चीज़ें जब हम अंडरस्टैंड करें तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक्यूरेसी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं 1 to 1 अलाइनमेंट, यानी कि हम दो सीक्वेंसेस को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। वो हम पेयर वाइज अलाइनमेंट भी कहते हैं, यानी कि वो ग्लोबल भी हो सकती है और लोकल भी हो सकती है, और इसमें हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच को यूज़ करते हैं। ग्लोबल में मैंने आपको बताना था कि ग्लोबल अलाइनमेंट किस तरह की होती है कि आप दो सीक्वेंसेस को पोजीशन स्टार्ट पोजीशन से लेकर एंड पोजीशन तक आप सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। आपका लाइक आपके पास बहुत फॉर एग्जांपल आपने कोई सीक्वेंस था, उसको आपने दूसरे सीक्वेंस पे सर्च करना, तो आप फर्स्ट पोजीशन से लेकर लास्ट पोजीशन तक चेक करेंगे। इसको हम ग्लोबल अलाइनमेंट कहते हैं। और लोकल अलाइनमेंट क्या करती है कि आप किसी खास रीजन से, फॉर एग्जांपल इस रीजन से इस रीजन तक उसको सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगी लोकल अलाइनमेंट सॉरी। इसके बाद आ जाता है मैनी टू मैनी अलाइनमेंट। इसको हम मल्टीपल अलाइनमेंट भी कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं, उनको हम मल्टीपल डेटाबेसेस में चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें अलाइनमेंट हमें देती है। तो इसमें अगर हम इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझें, आपके पास बहुत सारे अलाइनमेंट सीक्वेंसेस थे, उनको आप आपस में अलाइन कर रहे हैं। अब पहला अलाइनमेंट आपके पास थाउजेंड्स ऑफ सीक्वेंसेस या पैटर्न्स हैं, उनको आप अलाइन करना चाह रहे हैं, तो आप वन को पहले 2 चूज़ कर रहे हैं। ये पेयर वाइज अलाइनमेंट होती है, इसमें भी पेयर वाइज अप्रोच को यूज़ किया जाता है, या प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट भी होती है, या पेयर वाइज भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो डायनामिक प्रोग्रामिंग हो जाती है क्योंकि आप 1 by 1 सारा चेक कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि हम आपके पास पहला सीक्वेंस और दूसरे सीक्वेंस को आप चेक करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट आता है फिर तीसरे का चेक करते हैं, उसके बाद चौथे का, फिर अप टू सो ऑन। इस तरीके से आप पेयर वाइज अलाइनमेंट करते हैं। इसी तरह से जो ह्यूरिस्टिक की अप्रोच है वो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट है। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, या आप इसको कह सकते हैं टाइप्स हैं अलाइनमेंट की, कि हम इस तरह की अलाइनमेंट करते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास वाई सर्चिंग फॉर सिमिलर सीक्वेंसेस इन डेटाबेसेस। हम डेटाबेस में सिमिलर सीक्वेंसेस को क्यों सर्च करना चाहते हैं, उनका क्या पर्पज़ है। तो आपके पास ये 3 पर्पजेज़ हैं। पहला पर्पज़ क्या है कि लुकिंग फॉर स्पीशीज़, कि आप किसी स्पीशी को सर्च करना चाह रहे हैं या उसके अंदर सर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट टू आइडेंटिफाई द स्पीशीज़, योर सीक्वेंस कम्स फ्रॉम और होमोलॉगस स्पीशीज़। आप किसी एक स्पीशी का चेक करना चाह रहे हैं, उसका सीक्वेंस कंपेयर करना चाह रहे हैं कि वो उसका सीक्वेंस कहाँ से आया, या उसका कोई होमोलॉगस सीक्वेंस या स्पीशी है या नहीं है। तो इस तरीके से आप स्पीशीज़ को एक स्पीशी को दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि आप ह्यूमन, या इस तरीके से आप कह सकते हैं जो चीज़ें होमोलॉगस हैं उनका एंसेस्टर किसी भी तरह से वो स्ट्रक्चर लाइक
अगर हम बहुत एक बेसिक एग्जांपल ले लें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो होमोलोगस हैं, क्यों? क्योंकि वो लिविंग है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो आप एक एनिमल किंगडम की अगर बात कर ले तो जैसे कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, और कार्निवर्स होते हैं, ऑमनिवर्स होते हैं, या डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बात करें तो वो हम इस तरीके से उनको एक स्पेसिएशन बना देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं एनिमल्स के लिए, ताकि कि वो उनका जो इंसेस्ट्री चीज़ें वो सेम होमोलोगस हम उस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्पीशीज़ के दरमियान। हमने उनको क्लासिफिकेशन किया हुआ है तो उस तरह से फिर हम उसका होमोलोगस जो है होमोलॉजी ढूंढ लेते हैं। लेकिन स्टिल उनका इंसेस्टर कोई एक कॉमन इंसेस्टर होना चाहिए। वो मैमल्स है तो मैमल्स के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स है तो वर्टिब्रेट्स के डिफरेंट जो है वो फीचर्स होते हैं। इसके बाद आता है मैपिंग डीएनए टू अ नॉन क्रोमोसोम। इसके अलावा अब क्रोमोसोम के बारे में बात करें कि वो डीएनए को मैप करें किसी एक नॉन क्रोमोसोम से। तो पहले क्रोमोसोम्स को देख लेते हैं कि क्रोमोसोम्स हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं। हम ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर में। और अब 23 पेयर्स पे अगर मैं एक बात करूँ कि 8 क्रोमोसोम 8 है, उस पर हम मैप करना चाह रहे हैं जो हमारे पास कोई डीएनए सीक्वेंस पड़ा हुआ था, तो हम उसको टारगेट सीक्वेंस को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 8 पे, ठीक है। इस तरीके से एक तो ये लोकल अलाइनमेंट होगी है, और इस पर आप क्या करना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन पर जाकर अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं या सीक्वेंस सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये एक पर्पज़ है सिमिलर सीक्वेंसेस का। सो यू कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ योर सीक्वेंस इन द जीनोम। तो आप इस तरीके से उस सीक्वेंस की पोजीशन भी सर्च कर सकते हो, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनल पे कौन सा नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, उस नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे नंबर ऑफ सीक्वेंसेस लेंथ का पता होता है आपको, उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम 8 के ऊपर कौन सी पोजीशन से कौन सी पोजीशन तक आपको जो है वो मैच मिला है, ठीक है। थर्ड बात आती है एनोटेशन की। एनोटेशन क्या होती है कि आप इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। 2 सीक्वेंसेस होते हैं और आप उनको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं जो आपके पास रिज़ल्ट आया। फॉर एग्जांपल आपने बताया कि ये यू कैन मैप एनोटेशन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। आपके पास एक ऑर्गेनिज्म था, आपने दूसरा जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म यानी जिस पर आपने एनालिसिस किया, उस एनालिसिस को आप कंपेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये प्रोटीन सीक्वेंस जो है इसका कंपैरिजन है इस सीक्वेंस के साथ, इस ऑर्गेनिज्म के साथ कंपैरिजन है, उसमें ये डिटेल्स है, फर्दर डिटेल्स आप उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उस फाइनल जो आपके पास एनालिसिस रिजल्ट आता है। बेसिकली एनोटेशन इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी रिजल्ट, और कंपैरिजन करके आप बता रहे होते हैं। So this is all about today's lecture. So next we will study about basic local alignment। उसके 5 सर्च पेजेस हैं जो हम ब्लास्ट टूल में यूज़ करते हैं। NCBI के ऊपर आपको ये 5 सर्च पेजेस जो वो मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट में हम ये देखेंगे उनमें हम कैसे जो है ये ब्लास्ट जो है इसके क्या 5 पेजेस हैं और उनका क्या पर्पज़ होता है। थैंक यू फॉर टुडे।